हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। स्टार्टिंग में ये अज्यूम किया गया था कि जो अर्थ है, अर्थ इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट वाज नोन एज जियोसेंट्रिक थ्योरी। लेकिन बाद में कोपरनिकस ने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और उस थ्योरी को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो फिर उसके बाद केपलर्स ने जो कोपरनिकस का कॉन्सेप्ट था उस पे बेस्ड अपने 3 बेसिक लॉज दिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं प्लैनेटरी मोशन को समझने के लिए। तो केपलर्स के 3 लॉज हमारे पास है। फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये लॉ ये कहता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो पाथ है इसका वो एलिप्टिकल पाथ है। अगर ये एलिप्टिकल पाथ है तो हमें नॉलेज है कि एलिप्टिकल पाथ में 2 फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पर होगा, इस साइड होगा, एक फोकस यहाँ पर होगा। तो अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, वो ये बताता है कि सन किसी एक फोकस पे होगा, आइदर इस पे होगा या फिर इस पे होगा। लेट द सन इज हियर, सन यहाँ पर है, अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग हियर। अब प्लैनेट जो है अपने इस एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है, दिस वन। ये हमारा फर्स्ट लॉ है कि all the planets revolve around the sun in elliptical orbit with sun at one of the focus. Second law is the law of area. The line joining the sun to the planet sweeps out equal areas in equal interval of time. That is, aerial velocity is constant. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये लेके चलते हैं कि A से B तक पहुंचने का जो टाइम है, let this time is dt, और एज वेल एज m से लेके n तक पहुंचने का जो टाइम है वो टाइम भी कितना है, dt है। इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल एरिया कवर करेगा। उसके लिए यहाँ पे जब प्लैनेट A से B की तरफ जाएगा तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी कम होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे लेस होगी, लेट इट बी एंगुलर वेलोसिटी 1 इज हियर, और यहाँ एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा 2 है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि ओमेगा 2 will be greater than omega 1. It is due to law of conservation of angular momentum. Equal time में equal area cover करेगा। It means area ASB जो ये cover हुआ है, ASB will be equal to area, और ये हो जाएगा MSN। जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये कवर होगा। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास R है, लेट इट बी, इसको मैंने R अज्यूम कर दिया है, A से B तक का टाइम कितना है, dt है, लेट इट बी। इसका जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो वेलोसिटी मैंने अज्यूम कर दिया है v is here। अगर मैं एरियल वेलोसिटी की बात करता हूँ तो यू ऑल नो वेरी वेल एरियल वेलोसिटी स्टैंड दैट एरिया कवर्ड इन गिवन टाइम dA by dt. The third law is the law of period. According to it, the square of period of revolution of any planet around sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the orbit. It means जो square of time period है, this one is proportional to the square of semi-major axis. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो A है, this A is the semi-major axis that we know very well. It is here A cube. अब आपको ये देखना है कि A हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो A will be equal to R1 plus R2 by 2. जहाँ पे जो R1 R2 हैं, R1 is the shortest distance of planet from the sun. यहाँ इस पोजीशन पे जो डिस्टेंस है सन से प्लैनेट की डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज R1, और दूसरा R2 क्या है यहाँ पे, लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सन से लेकर के और प्लैनेट तक की जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो यहाँ पे R2 है। इन दिस वे द थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ पीरियड इज T square is proportional to A cube. Let me derive the Newton's law of gravitation using Kepler's third law. Let it be the planet is revolving in circular orbit. अभी हम इसको सर्कुलर सिमेट्री के लिए डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन अपनी सिंपलिसिटी के लिए हमने इसको सर्कुलर अज्यूम कर दिया है। लेट द सन इज हियर, यहाँ पे सन है, और जो प्लैनेट यहाँ पर है इसका जो एंगुलर स्पीड है वो कितना है, ओमेगा है, और यहाँ पे जो प्लैनेट का मास है, इट्स मास इज m इज हियर। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो सन है, सन का मास मैंने यहाँ पे कैपिटल M अज्यूम कर दिया है, जो इसका रेडियस है ऑर्बिट का वो r है। तो ये सन डेफिनेटली इस प्लैनेट पे एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा,
and this gravity force will be here. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है that will be acting as the centripetal force. तो यहाँ पे कैपिटल M is used here, mass of sun, mass of the sun. Small m is the mass of planet जो हम यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, it is here centripetal force acting on planet F is equal to, we know very well, mr omega square, where this m is the mass of the planet. We know very well. यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं F is equal to mr, ओमेगा हम जानते हैं 2 pi by t. कैपिटल T is a time period, its whole square. इसको सॉल्व करेंगे, it become here mr into 4 pi square over t square. We know very well Kepler's third law, ये हमने अभी डिस्कस किया था. Kepler's third law ये कहता है कि t square is proportional to r cube. यहां से हम अगर इस t square को रिप्लेस करते हैं, it become here t square is equal to k r cube. K is being a constant, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे. F become here mr, it is here 4 pi square upon t square is k r cube. इसको सॉल्व करते हैं, it comes out to be 4 pi square by k into m upon r square. और यहाँ पे जो 4 pi square by k है, it being a constant, और इस constant को मैंने assume कर दिया, let this 4 pi square by k is equal to gm, another constant. g हम जानते हैं, g is the gravitational constant, m is the mass of the sun. ये भी क्या है, constant है. तो इसको हम यहाँ से अगर रिप्लेस करते हैं तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, it become here F is equal to gmm by r square. In this way F is proportional to 1 upon r square. तो यहाँ से हमने इस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ड्राइव कर दिया है यूजिंग कैप्लर्स थर्ड लॉ.